जी हाँ दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल झारखंड कॉम्पिटिटर। तो इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं एनसीईआरटी साइंस सॉल्यूशन करवा रहा था और ये क्लास 6 का है और एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट्स है। एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आते हैं। ये अध्याय 3 है जिसको बोलते हैं पदार्थों का पृथक्करण। आप इससे भी देख सकते हैं या तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं क्लास 6 में उसके लिए भी इम्पोर्टेंट्स है। तो चलिए मोटिवेशनल थॉट देख लेंगे कि जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि जो वक्त सिखाता है वो कोई नहीं सिखा सकता। ये वक्त वक्त की बात है और झारखंड के एमसीक्यूज करवा रहा हूँ। एक दो क्लास हो चुके हैं, ये तीसरा क्लास आपके सामने उपस्थित होगा। यह है पदार्थों का पृथक्करण। देखेंगे, इसको जानेंगे। सेपरेशन ऑफ मैटर हमारे दैनिक जीवन में, पहले देखिए हम सब्जेक्टिव करते हैं उसके बाद ऑब्जेक्टिव को हम देखते हैं। हमारे दैनिक जीवन में हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनमें हम पदार्थों के किसी मिश्रण से पदार्थों को पृथक करते हैं। इसे देखते हैं चाय बनाते समय चाय की पत्तियों को द्रव से छाननी से छानते हैं। जिसे हम लोग चाय घर में बनाते हैं जो छन्नी से छानते हैं, ये दिखाया गया है। तो ये पृथक्करण करना हुआ, चाय को जो है पत्ती से अलग करना। फसल कटाई के पश्चात अनाज को भूसे से पृथक करना। अब मक्खन को पृथक करने के लिए दूध या दही का मंथन किया जाता है। रेशों से बीजों को पृथक करने के लिए कपास को उगते हैं। ये सारी चीज़ें जो पृथक्करण के अंग है। तो दिया गया है हम पदार्थों का पृथक क्यों करते हैं। जैसे पृथक करने के लिए चावल से पत्थरों का पृथक्करण, दो भिन्न परंतु उपयोगी पदार्थों को पृथक करना। हम ठोस अवयव को फेंक देते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम ठोस अवयव को फेंक देते हैं। मक्खन प्राप्त करने के लिए दूध का मंथन करना। मक्खन प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, दूध का मंथन करते हैं। अनुप्रयोगों अवयवों को दूर करना। हम अशुद्धियों को फेंक देते हैं। क्या करते हैं, अशुद्धियों को फेंक देते हैं। अगला देखते हैं, हम देखते हैं कि किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले में उनसे मिश्रित हानिकारक अनुप्रयोगी पदार्थों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। कभी कभी हम उपयोगी पदार्थों को भी पृथक करते हैं, जिसकी हमें उपयोगी पदार्थों को भी पृथक करते हैं, जिसके हमें अलग से उपयोग करने की आवश्यकता होती है। अगला देखेंगे, इसी में पृथक किए जाने वाले पदार्थ के कणों के अमाप अथवा द्रव्य भिन्न हो सकते हैं। मतलब ये इसके अलग अलग पैमाने हो सकते हैं। ये पदार्थ की 3 अवस्थाएं जैसे ठोस, द्रव और गैस में से कोई भी हो सकता है। इसलिए हम किन्हीं पदार्थों के ऐसे मिश्रण को पृथक कैसे करते हैं जिसके गुणधर्म में अत्यधिक भिन्नताएं हैं। जैसे पहला आ गया थ्रेसिंग। थ्रेसिंग एक पृथक्करण की एक विधि है। अपने खेत तथा खलिहान में गेहूँ या चावल की सूखी डंडियों के गट्टर देखे होंगे। अब देखे होंगे, सूखे पौधों से अनाज को अलग करने की से पहले धूप में सुखाया जाता है। प्रत्येक सूखे पौधे की डंडी पर अनकन लगे होते हैं। खेतों में रखे सैकड़ों गट्टरों पर लगे अनकन की कल्पना कीजिए। किसान अनकनों को सूखे पौधों के इतने गट्टरों से अनाज को कैसे पृथक करते हैं, तो वह है थ्रेसिंग के द्वारा। दूसरा है सूखे पौधे को डंडियों से अनकन अनाज को पृथक करने के प्रक्रम में को थ्रेसिंग कहते हैं। इस प्रक्रम में डंडियों को पीटकर अनकनों को पृथक किया जाता है, जो बिचाली हम लोग पीटते हैं। थ्रेसिंग का कार्य बैलों की सहायता से भी किया जाता है। अत्यधिक मात्रा के अनकनों को डंडियों से पृथक करने के लिए थ्रेसिंग मशीन का भी हम लोग यूज करते हैं। ये देखिए, ये किसान जो है थ्रेसिंग करता हुआ जो है दिख रहा है। ये क्या करता है, धान के बलियों को जो है उसे पटकता है। अगला आ जाता है निष्पावन। सूखे रेत तथा लकड़ी के बुरादे देखेंगे। सूखा रेत या लकड़ी का बुरादा तथा सूखी पत्तियों के पाउडर का एक मिश्रण बनाइए। इस मिश्रण को किसी प्लेट अथवा समाचार पत्र के ऊपर रखिए। अब इस मिश्रण को खुले मैदान में ले जाइए तथा किसी ऊंचे समतल स्थान पर खड़े हो जाइए। हम मिश्रण को प्लेट अथवा समाचार पत्र पर रखिए। जिस प्लेट अथवा समाचार पत्र के ऊपर रखिए, अब इस मिश्रण को खुले मैदान में ले जाइए तथा किसी ऊंचे समतल मैदान पर खड़े हो जाइए। अब मिश्रण के प्लेट को समाचार पत्र पर रखिए और जिस समाचार पत्र पर मिश्रण रखें उसे पकड़कर हवा में कंधे की ऊंचाई तक ले जाकर थोड़ा सा टेढ़ा कीजिए ताकि मिश्रण धीरे धीरे नीचे फिसले। तो इस तरह से जो है अलग किया जाता है। जैसे हम लोग देखते होंगे, माँ जो होती है वो धान को ओसाती है और जिससे क्या होता है, उसके कंकड़ जो होते हैं वो बैठ जाते हैं। वो भूसे के हल्के कण पवन के साथ उड़कर दूर एकत्रित हो जाते हैं। ये चीज़ दिया हुआ है। तो निष्पावन के द्वारा धान के भूसे को अलग करते हैं। अगला आ जाता है चालन। कभी कभी हम आटे से व्यंजन बनाने की इच्छा होती है। हमें इसमें उपस्थित चोकर अथवा अन्य अशुद्धियों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। तब हम क्या करते हैं, इसके लिए हम चालनी या छन्नी का उपयोग करते हैं तथा इसमें आटा डालते हैं और उससे क्या करते हैं, छन्नी के द्वारा चालते हैं। आटे के छोटे कण छिद्रों के द्वारा निकल जाते हैं, जबकि बड़ी अशुद्धियाँ चलनी में ही रह जाती हैं।
प्राय आटे की मिल में गेहूं को पीसने से पहले पत्थर तथा भूसे जैसी अशुद्धियों को हटाया जाता है। साधारणतः गेहूं की बोरी को एक तिरछी चालनी पर डाला जाता है। चालनी द्वारा पत्थर, डंडियों तथा भूसा जो निष्पावन तथा थ्रेसिंग के बाद गेहूं में रह जाते हैं को दूर किया जाता है। ये हमारा हो गया चालन विधि, जो है चालन विधि द्वारा क्या किया जाता है। अगला है अवसादन, निस्तारण तथा निस्यंदन। कभी कभी मिश्रण के अवयवों को निष्पावन अथवा हस्तचयन द्वारा पृथक करना संभव नहीं होता है। उदाहरण के लिए चावल तथा दाल में धूल, मिट्टी जैसे हल्के कण हो सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि मिट्टी के छोटे कण जो होते हैं, हम चावल और दाल में जो है धूल जो होते हैं उसको हम अलग नहीं कर सकते हैं। प्राय पकाने से पहले चावल या दालों को जल में धोया जाता है। जब आप चावल या दाल में जल डालते हैं तब उन पर चिपकी हुई अशुद्धियाँ जैसे धूल के कण पृथक हो जाते हैं। ये अशुद्धियाँ जल में चली जाती है। अब सोचिए बर्तन की तली में कौन डूबेगा, चावल या धूल? तो चावल डूब जाएगा और धूल का क्या होगा, ऊपर आ जाएगा, जैसे ये दिखाया गया है। मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। जो भारी अवयव नीचे बैठ जाते हैं उसे क्या कहते हैं, अवसादन कहते हैं। अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की प्रक्रिया को निस्तारण कहते हैं। और बिना हिलाए जो मिट्टी का जो है उलेटना जो पानी होता है उसे निस्तारण कहते हैं। यह सिद्धांत ऐसे द्रवों को मिश्रण को पृथक करने में उपयोग में लाया जाता है जो आपस में मिश्रित नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए तेल तथा जल को उनके मिश्रण से इसी विधि द्वारा पृथक किया जाता है। यदि द्रव के ऐसे मिश्रणों को कुछ समय के लिए रखा रहने दिया जाए तो पृथक पृथक परतों में बंट जाते हैं। इसके बाद जो अवयव ऊपरी परत बनाता है उसे निस्तारण द्वारा पृथक कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। चाय तैयार करने के बाद आप चाय की पत्तियों को पृथक करने के लिए क्या करते हैं? अक्सर आप चालनी का उपयोग करते हैं। इसके द्वारा कुछ सहायता मिलती है, परंतु आपको चाय में कुछ पत्तियां अब भी मिलती है। अब चाय को एक छन्नी में डाल दीजिए। क्या चाय की सारी पत्तियां छन्नी में रह जाती है? इस प्रक्रम को निस्यंदन या फिल्टर कहते हैं। तो ये हम अभी निस्यंदन पढ़ें, निष्पावन पढ़ें, चालन भी पढ़ लिए। अब देखते हैं वाष्पन विधि द्वारा हम किसको अलग करेंगे। एक बीकर में थोड़ा सा जल लेकर उसमें 2 चम्मच नमक डालिए तथा अच्छी तरह हिलाइए। फिर नमक के जल से भरे बीकर को गर्म कीजिए। जल को उबलकर उड़ने दीजिए। बीकर में क्या बचता है? इस क्रियाकलाप में हमने मिश्रण से जल तथा नमक को पृथक करने के लिए वाष्पन की प्रक्रिया का प्रयोग किया है। जल को उसके वाष्प में परिवर्तित करने की क्रिया को वाष्पन कहते हैं। जहाँ पर जल होता है वाष्पन की प्रक्रिया निरंतर होती है। जहाँ पर जल होता है वहाँ पर वाष्पन की क्रिया निरंतर होती रहती है। समुद्र के जल में अत्यधिक मात्रा में लवण मिश्रित होता है। इन्हीं लवणों में से एक लवण साधारण नमक है। जब समुद्र के जल को बड़े बड़े उथले गड्ढों में भरकर छोड़ दिया जाता है तो सूर्य के प्रकाश में जल गर्म होकर वाष्पन द्वारा धीरे धीरे वाष्प में बदलने लगता है। कुछ समय बाद सारा जल वाष्पित हो जाता है तथा ठोस लवण नीचे बैठ जाता है। तत्पश्चात इन लवणों के मिश्रण को शोधन करके साधारण नमक प्राप्त किया जाता है। अगला ये अब देखेंगे, हम महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखेंगे और इसके जो है डिस्क्रिप्शन में जो देते हैं आंसर वो देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं, वैसे वस्त्र के तंतु जो पौधे तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक तंतु कहलाते हैं, मानव निर्मित तंतु कहलाते हैं, प्राकृतिक व मानव दोनों कहलाते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो ये हमारे प्राकृतिक तंतु कहलाते हैं। अब देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को। जो तंतु पौधों या जंतुओं से प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। पादपों से प्राप्त तंतु कपास, रुई, जूट, पटसन आदि तंतुओं से प्राप्त तंतु ऊन तथा रेशम आदि हैं। अगला देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, मानव निर्मित तंतु है पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, उपयुक्त सभी। तो ये है उपयुक्त सभी। ये पॉलिएस्टर भी है, नायलॉन भी है और एक्रिलिक भी है। इसके थोड़ा डिस्क्रिप्शन को देखेंगे। वे तंतु जो प्रयोगशाला में रसायनों का उपयोग करके बनाए जाते हैं मानव निर्मित तंतु कहलाते हैं। अर्थात नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक एवं नायलॉन आदि मानव निर्मित तंतु के उदाहरण हैं। यह रेशम की तुलना में रेयॉन सस्ता है और इसे रेशम की तंतु की तरह बुना जा सकता है। अगला देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिहार के निम्न जिलों में जूट अधिक पाया जाता है? कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, उपयुक्त सभी। तो कहाँ पे पाया जाता है? सभी जगहों पे जो है बिहार के तीनों जिलों में जो है जूट अधिक पाया जाता है। अब जूट के बारे में और भी जानेंगे। बिहार के पूर्णिया, दरभंगा, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा आदि जिले हैं जो जूट का अधिक उत्पादन करते हैं। जूट का रेखा जूट के पौधों के
तने और रिबन से आता है। अगर पूरे भारत की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? हमारा पश्चिम बंगाल है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया कहलाती है? कताई, बुनाई, धुनाई या रंगाई? तो रेशों से जो है धागा बनाने की क्रिया कताई कहलाती है। क्या कहलाती है? कताई कहलाती है। रेशों को धागों में बदलना कताई कहलाता है। क्या कहलाता है? कताई कहलाता है। यह वस्त्र निर्माण क्रिया का पालन का पहला चरण है। इसके बाद धागा बनाने की प्रक्रिया है, अर्थात रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कताई कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 है, धागे से वस्त्र बनाने की विधियां हैं, तो बुनाई है, बंधाई है, या फिर बुनाई एवं बंधाई दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो बुनाई और बंधाई यहाँ पे दोनों है धागे से वस्त्र बनाने की विधियाँ। अब इसके भी कुछ डिस्क्रिप्शन देखेंगे। यही सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बुनाई और बंधाई दोनों ही धागे से वस्त्र बनाने की विधि है। धागों की दो सीटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं। और बंधाई कहते हैं इसमें किसी एकल धागे या तांगे का उपयोग करके वस्त्र के लिए टुकड़े को बनाने में किया जाता है। यह दोनों तकनीक हाथों तथा मशीनों द्वारा किया जाता है। बुनाई और बंधाई जो है दोनों जो है हाथों के तकनीक द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है? अमोनियम क्लोरेट, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड या फिर अमोनियम सल्फाइड? तो अमोनियम क्लोराइड जो है ऊर्ध्वपातन कर सकता है। क्या कर सकता है? अमोनियम क्लोराइड जो है ये हमें ऊर्ध्वपातन कर सकता है। अमोनियम क्लोराइड ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, आयोडीन, अल्युमिनियम क्लोराइड, नैप्थलीन, एंथ्रासीन ही मात्र ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया कर सकता है। यही सब जो है ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया को कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन नहीं है? बर्फ, अमोनियम क्लोराइड, नैप्थलीन या कपूर? तो कौन सा नहीं है? तो बर्फ जो है ऊर्ध्वपातन नहीं है, जबकि अमोनियम क्लोराइड, नैप्थलीन और कपूर जो है ये ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। ऊर्ध्वपातन जब हम किसी पदार्थ को गर्म करें तो वह ठोस से सीधे गैस में बदल जाए, तो इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। बर्फ को गर्म करेंगे तो सीधा गैस में परिवर्तित हो जाएगा, इसलिए बर्फ ऊर्ध्वपातन नहीं होता है। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सी विधि जल को पंकिल जल से अलग करती है? तो जल को पंकिल जल से कौन अलग करता है? पृथक्कारी कीप, आसवन, क्रिस्टलीकरण या निस्यंदन? तो निस्यंदन जो है ये जल को पंकिल जल से अलग करती है। कीचड़ युक्त जल, जिसको पंकिल जल कहते हैं, जल से जल को अलग करने के लिए कीचड़ युक्त जल को किसी विशेष फिल्टर पेपर से छानते हैं। इस फिल्टर पेपर से एक निश्चित आकार से अधिक आकार के कण नहीं गुजर पाते। इस प्रक्रिया को फिल्ट्रेशन कहते हैं, या तो इस प्रक्रिया को निस्यंदन कहते हैं। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? परासरण, विपरीत परासरण, साइटोलिसिस या टर्गर द्रव? तो किसका उपयोग किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है विपरीत परासरण। किसको बोलते हैं? विपरीत, रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं इसको। तो विपरीत परासरण द्वारा जल को शुद्ध किया जाता है। ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब आयरोपी दाब कार्यरत परासरण दाब से उच्च होता है तो परासरण विपरीत परासरण कहलाता है, अर्थात विलायक अणु उच्च सांद्रण के क्षेत्र से निम्न सांद्रण के क्षेत्र की ओर जाने लगता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? इनमें से किस जल को शुद्ध बनाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है? तो स्फीति परासरण, रिवर्स परासरण या साइटोलाइसिस? तो रिवर्स परासरण, जिसको क्या बोलते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस। समुद्री पानी के जल शुद्धिकरण में नमक और पानी के अणुओं से अन्य पदार्थों को दूर करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। बताया है कि परासरण विलायक के अणु कम सांद्रण वाले घोल से अधिक सांद्रण वाले घोल की ओर गति करते हैं, जबकि व्युत्क्रम या रिवर्स परासरण में अणु अधिक सांद्रण वाले अणु से कम सांद्रण वाले अणु की ओर जाते हैं। तो ये हमारा हो गया रिवर्स ऑस्मोसिस। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 11, विलवनीकरण या डिसैलिनेशन क्या है? तो ये क्या है? तो ये हमारा ये ऐसी प्रक्रिया है
जिसमें नमकीन पानी से खनिज पदार्थ को अलग करती है। नमकीन पानी किससे अलग करती है? नमकीन पानी से खनिज पदार्थ को अलग करती है। विलयनीकरण या तो डिसैलिनेशन यह एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें नमकीन पानी से खनिज पदार्थ को अलग किया जाता है। साधारणतः लवण व खनिज को हटाने की प्रक्रिया को भी विलयनीकरण कहलाती है। खारे पानी को मीठे पानी में बदलने के लिए विलयनीकरण किया जाता है ताकि यह मानव खपत या सिंचाई के लिए उपयोग बना रहे, और कभी कभी इस प्रक्रिया द्वारा खाने वाला नमक एक सह उत्पाद के रूप में बनता है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विद्युत अवघटन, ऑस्मोसिस, ओजोनीकरण या फिर ऑक्सीकरण। तो इसको हम कहते हैं विद्युत विघटन। क्या बोलते हैं? विद्युत विघटन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पानी से हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन को अलग करने की विधि को विद्युत विघटन कहते हैं। इस विधि का उपयोग औद्योगिक क्षेत्रों में किया जाता है। इसके द्वारा अल्युमिनियम, लिथियम, सोडियम, पोटासियम आदि के उत्पादन में सहायता होता है, जैसे 2H2O, O2 + 4H + 4E। निम्न में से कौन सा एक ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है? सोडियम सल्फेट, कपूर, अमोनियम क्लोराइड या नेप्थलीन। तो कौन सा नहीं है? तो ये हमारा सोडियम सल्फेट जो है ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऊर्ध्वपातन एक भौतिक प्रक्रिया है। किसी पदार्थ द्वारा अपनी अवस्था को ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित करने को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान तत्व की अवस्था किसी मध्यवर्ती द्रव अवस्था में परिवर्तित नहीं होती है, जैसे कपूर, अमोनियम क्लोराइड, नेप्थलीन ऊर्ध्वपातक पदार्थ हैं, जबकि सोडियम सल्फेट ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है। सोडियम सल्फेट कैसा है? ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन किया जा सकता है? अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोरेट, अमोनियम फास्फेट या अमोनियम सल्फेट। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड जो है जिसका सूत्र होता है NH4Cl, इसका जो है ऊर्ध्वपातन किया जा सकता है। अगला है अमोनियम क्लोराइड, जिसे क्या बोलते हैं? नौशादर का ऊर्ध्वपातन किया जा सकता है। इसका अनुसूत्र होता है NH4Cl है। यह श्वेत रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ है जो जल में अत्यंत विलय है। इसका जलीय विलयन हल्का अम्लीय होता है। प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाला साल अमोनियम यानी साल अमोनियम अमोनियम क्लोराइड का एक रूप है। क्या इसका रूप है? अमोनियम क्लोराइड का एक रूप है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड से अमोनियम क्लोराइड को अलग करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का उपयोग करेंगे? तो कौन सा प्रक्रिया का उपयोग करेंगे? ऊर्ध्वपातन और सब्लिमेशन का उपयोग करेंगे। किसका करेंगे? ऊर्ध्वपातन और सब्लिमेशन का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर इसी में देख लेते हैं, सोडियम क्लोराइड से अमोनियम क्लोराइड या नौशादर को अलग करने के लिए ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन प्रक्रिया का प्रयोग होता है। ऊर्ध्वपातन मिश्रण से पदार्थों को पृथक करने की वह विधि है जिसमें किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर वह बिना द्रवित हुए सीधे वाष्पीकृत हो जाता है, जैसे कपूर, अमोनियम क्लोराइड का गर्म करने पर सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। उसी को क्या बोलते हैं? हम लोग ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण अलग अलग कीपों या फनल द्वारा अलग किया जा सकता है? तो कौन सा? अल्कोहल और पानी, नमक और पानी, तेल और पानी, अल्कोहल और आयोडीन। तो तेल और पानी को जो है सो अलग किया जा सकता है। इसका डिस्क्रिप्शन को हम देखेंगे। तेल और पानी के मिश्रण को अलग अलग कीपों या फनल द्वारा अलग किया जा सकता है क्योंकि यह एक विसमांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण जिसमें अवयव कणों को अलग अलग नहीं देखा जा सकता, जैसे नमक के जलीय विलयन को नमक और जल में अलग अलग नहीं देखा जा सकता है। विसमांगी मिश्रण वैसा मिश्रण जिसके अवयवी कणों को अलग अलग देखा जा सकता है, जैसे पानी में तेल को डालने पर भी तेल ऊपर आ जाता है और पानी नीचे बैठ जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र के पानी के अलवणीकरण यानी डिसैलिनेशन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तकनीक में से कौन सा है? तो निस्पंदन है, आसवन है, वाष्पीकरण है या संघनन है। तो ये हमारा आसवन है। कौन सा है? आसवन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसके पहले थोड़ा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। समुद्र के पानी के अवलीकरण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तकनीक आसवन है। आसवन पृथक्करण की भौतिक विधि है। गैस से द्रव बनने की परिघटना को संघनन कहते हैं। गैस से जो द्रव बनता है उसे क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। किसी तत्व या यौगिक का द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन वेपोराइजेशन या वाष्पीकरण कहलाता है।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। NaCl और NH4Cl के मिश्रण को पृथक करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? क्रिस्टलीकरण, ऊर्ध्वपातन, अपकेंद्रण या क्रोमेटोग्राफी। तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऊर्ध्वपातन का प्रयोग किया जाता है। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl और सामान्य नमक NaCl के मिश्रण को ऊर्ध्वपातन द्वारा अलग किया जाता है। इस प्रक्रिया में ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैसीय अवस्था में आ जाते हैं और गैसीय अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में आ जाते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन बोलते हैं। ये है आपके लिए सेशन को लास्ट करते हुए कि कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। इसी मोटिवेशनल थॉट के साथ इस सेशन को समाप्त करते हैं। यदि आप बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ तक आ गए हैं। यदि लगे कि मेरे द्वारा आपने कुछ सीखा है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।